हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में साइंस में बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण पर। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वर्गीकरण का सेंस है बंटवारा से। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? जब जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बंटवारे की आवश्यकता होती है। तो आपके जीव जगत में जो बंटवारा है या और क्लासिफिकेशन है, द्विजगत क्लासिफिकेशन है, 3 जगत क्लासिफिकेशन है, 4 जगत है और 5 जगत भी है, जिसमें 5 जगत क्लासिफिकेशन व्हिटेकर, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, R.H. व्हिटेकर, जिसको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस कहते हैं, यानी 5 जगत वर्गीकरण, यानी पूरे भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। इस 5 जगत वर्गीकरण में वायरस नहीं आते हैं, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। वायरस को हम लोग सजीव भी मानते हैं, निर्जीव भी मानते हैं, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट में वायरस जो होते हैं सजीव का भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कुछ प्रयोगों में वायरस निर्जीव का भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से द्विजगत, 2 जगत यानी द्विजगत वर्गीकरण की। द्विजगत वर्गीकरण की, तो इसमें जो फेमस क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग पूरे भी जीवधारियों को 2 भागों में बांटते हैं। एक एनिमल है और एक क्या है, प्लांट है। 3 जगत में आ जाता है, ठीक है। इसमें फंजाई जुड़ जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें जीवधारियों की संख्या की, तो अनुमानतः लगभग 17.5 लाख, 17.5 लाख क्या हैं, टोटल जीवधारी हैं। 17.5 लाख के आसपास टोटल जीवधारी हैं। तो इतने बड़े जीवों के बारे में जानना, ठीक है, उसके गुणों से परिचित होना बड़ा कठिन काम है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इन जीवों को क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं, कई भागों में बांटे हैं। तो 2 द्विजगत वर्गीकरण है, तो इसमें हम लोग जीवधारियों को जंतु और पौधों में बांटते हैं। जंतु और पौधों यानी प्लांट्स एनिमल्स। तो अगर हम बात करते हैं जंतु की, यानी कुछ कैरेक्टर्स लिए गए कि किसको हम लोग जंतु कहेंगे, किसको हम लोग पौधा कहेंगे। तो कुछ जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें बहुत सारे आपको अंतर यानी जंतु और पौधे में नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जंतु है कि पौधा है? तो बैक्टीरिया का हम लोग, बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु है उसको हम लोग पौधे में रखते हैं, क्योंकि इसकी कोशा भित्ति में क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाई जाती है। इसकी जो कोशा है, सेल वॉल, कोशा भित्ति पाई जाती है। जंतु की कोशिका में कोशा भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो जंतुओं का बेसिकली हम वर्गीकरण आज पढ़ना है हम लोगों को, तो पूरे जो जंतु हैं, इस जो 17.5 लाख जीवधारियों में से आपके लगभग 12 लाख के आसपास जो हैं वो जंतु हैं और 5-5.5 लाख के आसपास पौधे हैं।
तो इन 12 लाख जंतुओं को हम लोग 10 संघों में बांट दिए हैं। पूरे 12 लाख जंतुओं को हम लोगों 10 संघों में क्या किए हैं, बांट दिए हैं। तो ये संघ अगर हम बात करें, जो संघ है या फाइलम है, जिसको हम लोग संघ कहते हैं, संघ यानी इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग फाइलम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो संघ है, आपका जो पहला संघ है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। दूसरा संघ है आपका पोरीफेरा। तीसरा है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पांचवा है आपका एनेलिडा, एनेलिडा। छठा है आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और आपका सातवां है मोलस्का। और आठवां है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। नौवां है आपको कार्डेटा, नौवां है कार्डेटा। यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। तो इन उसमें कुछ संघ और भी हैं, जैसे आपके हेमिकार्डेटा हुआ, ठीक है, टिनोपोड भी हुआ, क्योंकि नए वर्गीकरण में इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगर उनको जोड़ेंगे तो कुल 11 आपके संघ आ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बाद अगर हम चाहें तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। और 10वां आपका हो जाएगा कार्डेटा। तो पूरे जंतुओं को हम लोग अगर इस हिसाब से, एक और संघ है आप लोगों का टिनोपोर, उसको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। नहीं तो आपके पास 10 संघ हैं। तो प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं आपके एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यानी इसमें इसका जो शरीर संगठन होता है, यानी पूरे शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती है, वो क्रियाविधि होती है, उसको एक ही कोशिका संचालित करती है। यानी एक कोशिका में उसके जनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, पाचन, यानी जीवन की जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती हैं एक कोशिका में ही संचालित होती हैं। इसके बहुत सारे आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे आपका अमीबा है, प्रोटोजोआ में यूग्लिना है, और आपके प्लाज्मोडियम हैं, प्लाज्मोडियम हैं। तो इसमें बहुत सारे कोशिकीय जंतु आते हैं। फिर है दूसरे संघ पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है कि छिद्र युक्त जंतु,
इसके जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन नहीं होता। कोशिकाओं की संख्या 1 से अधिक होती है, ठीक है, लेकिन कोशिकाओं में डिवीजन ऑफ लेबर या कोशिकाओं का ऐसा कोई संगठन नहीं मिलता कि सारी कोशिकाएं मिलकर के पर्टिकुलर एक काम को अंजाम देती हों, यानी पर्टिकुलर कोशिका ही अंजाम देती है, इसलिए इनका भी शरीर संगठन बहुकोशिकीय है, ऊतक स्तर का नहीं होता है। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स जो मिलते हैं आपके स्पंज, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है स्पंज है। इसमें छिद्र रहता है, यानी इसमें जो वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए या रुधिर के परिसंचरण के लिए या श्वसन के लिए या उत्सर्जन के लिए या पोषण के लिए, ठीक है, इसमें छिद्र होते हैं। एक छिद्र से पानी जाता है और दूसरे छिद्र से निकल जाता है। तो इसमें डायरेक्ट इस माध्यम से भोजन को भी वो ले लेते हैं, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स आदि चीज़ें होती हैं। जो इसमें कैविटी होती है स्पोंजिला, एक कैविटी नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल है स्पोंजिला का, स्पोंजिला। तीसरा संघ है सिलेंट्रेटा, यानी इसमें जो शरीर संगठन होता है वो ऊतक स्तर का होता है। शरीर संगठन जो है ऊतक स्तर का है, यानी इसमें जो कोशिकाएं हैं मिलकर के पर्टिकुलर क्या बनाती हैं, ऊतक। इसका से सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स है सिलेंट्रेटा का, वो है आपका हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, यानी आहार नाल की जो ओपनिंग होती है, नॉर्मल जंतुओं में 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग आपका माउथ होता है और दूसरी ओपनिंग जो होती है एनस यानी रेक्टम, मला से। लेकिन जो हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसको एक ही तरफ इसकी ओपनिंग होगी, माउथ होगा और एनस पार्ट्स नहीं होते हैं। इसमें एक कोशिका पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, जिसको हम लोग या ऊतक कहते हैं सिलेंट्रॉन, या इसमें दंश कोशिकाएं जो उसको ऑफेंस डिफेंस से उस जंतु की क्या प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है। फिर है अगला है प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज यानी इसके अंतर्गत हम लोगों के फ्लैट वर्म आते हैं। फ्लैट वर्म नहीं, चपटे कृमि। चपटे कृमि में जैसे है आपका फीता कृमि है, टीनिया सोलियम, या प्रायः इसमें भी जो शरीर संगठन का होता है अंग स्तर का होता है, यानी कई ऊतक मिलाकर के पर्टिकुलर क्या बना लेते हैं, एक अंग बना लेते हैं। तो प्लेटिस इसके एग्जाम्पल्स अपने बताया कि जैसे टेनिया सोलियम है, फीता कृमि है, लीवर फ्लूक है। तो यह अन्य जंतुओं में एक परजीवी के रूप में रहते हैं, खासतौर से रूमिनेंट्स में, जुगाली करने वाले चौपाया जानवरों में। प्लेटीहेल्मिन्थेज के बाद आपका एक फाइलम है जो कि छूट गया था, उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेज। एस्केहेल्मिन्थेज या नीमेटोडा। नीमेटोडा इसके अंतर्गत जो आते हैं हम लोगों के आते हैं फ्लैट वर्म, यानी इसके अंतर्गत आते हैं गोल कृमि, राउंड वर्म आते हैं, राउंड वर्म। इसका जो सबसे एग्जाम्पल्स कॉमन है वो है आपका एस्कैरिस। नेमेटोड्स में राउंड वर्म है। इसके इस संघ के जो प्रायः जंतु होते हैं वो परजीवी ही होते हैं। कुछ मानव के परजीवी होते हैं, कुछ जंतुओं के होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर्स यानी
पौधों में भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, राउंड वर्म। इसमें जो संगठन होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। कैसा संगठन है, अंग तंत्र स्तर का बॉडी संगठन होता है। इसके बाद जो अगला संघ आता है वो आता है आपका एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है, यानी इस संघ के जो जंतु होते हैं, जिससे कॉमन एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, जोंक है, केचुआ है। इस संघ के जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जोंक है, केचुआ है। तो केचुआ, जोंक आप जानते हैं परजीवी है। जोंक अन्य स्तनधारियों के खून को क्या करती है, चूसती है। जोंक हिरुडिनेरिया, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है हिरुडीन, जो ब्लड को क्या करता है कि रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हिरुडीन का कार्य ही है कि रक्त को थक्का जमने से रोके। यानी जिस स्थान पर किसी स्तनधारी को जोंक लग जाती है वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अगर ब्लड क्लॉट कर जाता है तो वह ब्लड को सक न कर पाती। यानी हिरुडीन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। यानी जिस स्थान पे जोंक लग जाती है, जोंक को हटाने के बाद खून जल्दी बंद नहीं होता है क्योंकि उसमें एंजाइम मिल जाता है। फिर केचुआ है। केचुआ को हम लोग अर्थवर्म भी बोलते हैं। अर्थवर्म ये किसानों का क्या है, फ्रेंड्स होता है केचुआ, क्योंकि इसका जो आहार होता है मुख्य रूप से वह मिट्टी ही होता है। केचुआ मिट्टी में ही सर्वाइव करता है। केचुआ किसी तरह का परजीवी नहीं होता है। दो प्रकार के केचुए हैं, एक है इंडियन केचुआ और एक यूरोपियन अमेरिकन केचुआ। इंडियन केचुआ पतला होता है, लंबा होता है, लेकिन जो यूरोपियन केचुआ होता है वो मोटा होता है, उंगली जैसा मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या बहुत कम होती है इंडिया में। तो केचुआ क्या करता है, भूमि को भुरभुरा बना देता है, जिससे उसमें एरेशन यानी हवा लेने की क्षमता क्या हो जाती है, बन जाती है। केचुआ जो मिट्टी खाता है उसमें उस मिट्टी को वह ह्यूमस में बदल देता है। ह्यूमस का मतलब होता है कि भूमि की उपजाऊ परत में उसको क्या कर देता है, बदल देता है ह्यूमस में। फिर है आपका अर्थोपोडा। इसमें भी जो शरीर संगठन है वो भी अंग स्तर का ही है, अंग तंत्र स्तर का ही है शरीर संगठन। तो इसके अर्थोपोडा, अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है लेग। यानी जिसमें क्या पाए जाते हैं, ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं या ज्वाइंट अपेंडेंस पाए जाते हैं। जो भी उपांग होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। तो जीवों की संख्या की दृष्टि से अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो जीव पाए जाते हैं अर्थोपोडा में पाए जाते हैं। अर्थ्रोपोडा में संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से ये क्या है आपका सबसे बड़ा संघ है। जीवों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, संघ है। इस संघ के जो जंतु होते हैं तीनों आपके एरियल्स भी होते हैं, वायु में भी रहते हैं, ठीक है, स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जैसे जल में पाए जाने वाले अर्थोपोडा के जंतु हैं, केकड़ा है और भी सारे जंतु हैं। जैसे झींगा मछली है, प्राण जिसको हम लोग कहते हैं, नटफिश मछली नहीं है। जल में पाया जाने वाला एक झींगा क्या होता है, कीट होता है। स्थल पे बहुत सारे जंतु हैं। इन सब जंतुओं के ऊपर एक काइटिन का बना हुआ बहुत ही हार्ड कवच पाया जाता है। काइटिन एक पदार्थ होता है, काइटिन। जैसे इसके ऊपर जैसे आप देखेंगे बिच्छू है, केकड़ा है, आपके गिंगुआली हैं, ये सब जानवरों के ऊपर एक हार्ड पदार्थ होता है, काइटिन का बना होता है, जो जीवों को क्या प्रदान करता है। इसको हम लोग बाह्य कंकाल्स भी के नाम से बोल सकते हैं या एक्सोस्केलेटन्स। जो काइटिन है, क्योंकि कंकाल शरीर को एक रिजिडिटी देता है, दृढ़ता प्रदान करता है, लेकिन यह आपका क्या है, बाह्य कंकाल है काइटिन।
तो इस आर्थ्रोपोडा के जीव जो हैं सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स माने जा रहे हैं माने जाते हैं। इसमें जो सबसे कम एग्जाम्पल्स है, इसके इकोनॉमिक दृष्टि से इसके जो किट्स होते हैं कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसमें से लैक किट है, लाख का किट जिससे लाख प्राप्त की जाती है। बम बॉक्स मुराई है जिससे मधुमक्खी है, मधुमक्खी से हम लोग शहद कलेक्ट करते हैं। लाख के किट हैं, रेशम के किट हैं, ठीक है। तो ये सब किटों से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट है। इसके बहुत सारे से जो किट होते हैं वो वाहक का काम करते हैं, कई बीमारियों के वाहक होते हैं। जैसे मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज है। डेंगू का वाहक भी क्या है? मच्छर ही है। चिकनगुनिया का वाहक भी क्या है? मच्छर ही है। मलेरिया का वाहक भी क्या है? मच्छर ही है। ये सब क्या हैं? आर्थ्रोपोडा के प्राणी हैं। मोलस्का, बात फिर करते हैं हम लोग मोलस्का में। इसमें भी जो शरीर संगठन है वो अंगतंत्र स्तर का ही है। यानी इस संघ के जंतुओं के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या पाया जाता है? एक बहुत ही हार्डेस्ट कवच होता है जिसे आप लोग पाइला घोंघा में देखते होंगे, क्योंकि घोंघे के ऊपर घोंघा हो गया, सीप हो गया, ठीक है, शंख हो गया, इनके ऊपर बहुत ही क्या है? हार्ड मटेरियल होता है, एक कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? बना होता है। जंतुओं की संख्या की दृष्टि से मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये क्या है आपका? दूसरा सबसे बड़ा क्या है? संघ है। अगर जंतुओं की संख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें एक जंतु पाया जाता है जिसको हम लोग ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टोपस यानी शैतानी मछली नहीं है, जल में पाया जाना नहीं, समुद्र में पाया जाने वाला जानवर है, जो एक आपका सिफेलोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा का नहीं, मोलस्का का एक प्राणी है ऑक्टोपस, जिसको हम लोग शैतानी मछली, क्योंकि यह अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए ऑक्टोपस में इंक ग्लैंड पाई जाती है। जैसे ऑक्टोपस समझता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, तो यह ऑक्टोपस करता क्या है? इंक ग्लैंड से इंक का स्राव कर देता है, जिससे वहाँ पे पानी इंक के कारण स्याही कलर का हो जाता है। और ऑक्टोपस वहाँ से क्या करता है? अपने दुश्मन को कंफ्यूज करके, जिसे माया फैला करके, जिसे माया भी आप लोग देखते होंगे, माया यानी शैतानों में जो माया होती है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्टोपस को शैतानी मछली भी कहते हैं, डेविल फिश। फिर है इकाइनोडर्मेटा। इसमें भी अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। इकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं, इसके सारे के सारे का जीव बात किया जाए, मान लिया जाए कि इसके सारे के सारे जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, स्टारफिश, सितारा मछली, सी ककम्बर, समुद्री खीरा, ठीक है। फिर हेमिकार्डेटा है। हेमी का मतलब होता है आधा, कार्डेटा यानी जिसमें कार्डेटा के क्या पाए जाते हैं? आधे लक्षण, ठीक है। जैसे यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा, ठीक है। फिर है आपका कार्डेटा यानी नोटोकार्ड्स, जिस जंतु में क्या पाई जाती है? नोटोकार्ड। तो कार्डेटा को हम लोग 5 वर्ग में भी बांट सकते हैं। कार्डेटा को 5 वर्ग में हम लोग बांट सकते हैं। ये वर्ग हैं आपके 5 वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे है आपका पाइसेज का मतलब होता है मछली है, ठीक है। फिर दूसरा है एम्फीबिया है,
एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। उभयचर जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, सबसे कॉमन है उभयचर का मतलब होता है कि दोनों, जल में भी रहे और स्थल में भी प्राणी निवास कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो कॉमन लिंग जापिस है वह मेढक है। अन्य उभयचर भी हैं। फिर अगला जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका रेप्टाइल। रेप्टाइल या रेप्टिलिया, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरीसृप। सरीसृप में हमारे जितने भी क्या आते हैं, आपके सांप हो गए, ठीक है, छिपकली हो गया, सांप हो गए, छिपकली हो गए, गोह हो गए, कछुआ हो गए, रेप्टाइल। सबसे बड़ा रेप्टाइल्स जो था आपका डायनासोर था, वो पृथ्वी पर विलुप्त हो चुका है। डायनासोर सबसे बड़ा रेप्टाइल्स था। मिसोजोइक युग था, सरीसृपों का सबसे गोल्डन एरा था, उसमें यह जीव सबसे ज़्यादा सक्रिय था और पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर था और विलुप्त हो चुका। रेप्टाइल के बाद हम आते हैं एबीज। एबीज का मतलब होता है पक्षी। पक्षी में दो प्रकार के पक्षी आपके पाए जाते हैं। एक रनिंग हैबिट है, दौड़ने वाले पक्षी होते हैं, जैसे बतख है, कीवी है, शुतुरमुर्ग है। ये सब पक्षियाँ होती हैं जो उड़ नहीं सकती, सिर्फ रन करती हैं। और जो पांचवा है आपका है वो मैमेलिया है। मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी, जिसमें इंक्लूडिंग हम लोग आते हैं स्तनधारियों में। स्तनधारियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। स्तनधारियों की जो विशेषताएं होती हैं, पहला चीज़ है इनके शरीर पर क्या पाए जाएंगे, बाल पाए जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को फीडिंग के लिए, यानी बच्चों को भरण पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, मैमेरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यानी दो चीज़ कि शरीर पे बाल पाए जाएंगे, बच्चों के फीडिंग के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी। तीसरा ईयर पिन्ना पाए जाएंगे, कर्ण पल्लव, जो कान के क्या हैं, पल्लव हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्ण पल्लव हम लोगों के हैं, ह्यूमन्स में है, मानव में, इसकी मांसपेशियां निष्क्रिय हैं। मनुष्य का जो कर्ण पल्लव है अवशेषी अंग है, क्योंकि इसकी मांसपेशियां मानव में सक्रिय नहीं है। अन्य जंतुओं में देखते हैं कि कर्ण पल्लव की पेशियां जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं। जैसे भैंस है, गाय है, अपने कानों के पल्लव को हिला सकती है, लेकिन आदमी इस कर्ण पल्लव को हिला नहीं पाता है। तो शरीर पे बाल पाए जाएंगे, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी, कर्ण पल्लव पाए जाएंगे। हमेशा ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ये सब कुछ विशेषताएं होती हैं स्तनधारियों की। तो हम लोगों ने आज जंतुओं का वर्गीकरण देखा। कल के क्लास पे हम लोग पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। थैंक यू।